उलझन। हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ना सिर्फ भंग बल्कि ताड़ी, शराब और अफ्यून वगैरह वगैरह की कॉकटेल पी गया हो, क्योंकि फरीदी ने यह जुमला बड़ी संजीदगी से कहा था। खुदा आपका भला करे। दोनों ने खुशी का नारा लगाया और बेसाख्ता उठ खड़े होने की कोशिश में कुर्सी समेत मुंह के बल नीचे चले आए। फरीदी ने दौड़कर इन्हें सीधा किया और इनकी रस्सियां खोलने लगा। आप फरिश्ता हैं, दोनों ने कहा। रहमत का फरिश्ता। इस मुल्क में आप पहले आदमी हैं जिसे एक के दो नहीं दिखाई देते। मैं पागल नहीं हूँ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। मुझे आपकी दुश्वारियों का इल्म है। मैं अभी ज़हीर ही से मिलकर आ रहा हूँ। भाई साहब ने कहा था कि आप उनके दोस्त हैं। ये आपके असिस्टेंट ने मुझे बेहद परेशान किया है। न जाने किन किन चीजों से मेरा मुंह धुलवाया है कि अब तक जलन हो रही है। क्यों? फरीदी फिर हमीद को घूरने लगा। हमीद कुछ ना बोला, वो किसी सोच में पड़ गया था। मिस्टर सगीर, मुझे अफसोस है, फरीदी ने कहा। मुतमईन रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर कभी मुलाकात होगी। दोनों ने अपने हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिए। फरीदी के बाद वो हमीद की तरफ मुड़े। अब आपको यकीन आया? बिल्कुल कतई, हमीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनके चले जाने के बाद हमीद फरीदी को अजीब नजरों से देख रहा था। फरीदी ने कहका लगाया। इसकी सारी संजीदगी रुखसत हो गई थी और आंखों में शरारत अमेज चमक पैदा हो गई थी। फरमाइए हमीद साहब, अकल बड़ी या आप? मेरे ख्याल से ये दोनों जुड़वा भाई हैं, हमीद ने कहा। वाकई तुमने बहुत गहरी बात बताई, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मेरा जहन इतना ऊंचा उड़ ही नहीं सकता। हमीद ने बुरा सा मुंह बनाया और कुछ कहते कहते रुक गया। फरीदी भी थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर खुद ब खुद हंस पड़ा। हमीद साहब, उसने कहा, शरारत इसे कहते हैं। अच्छे अच्छे का नातका बंद हो गया। क्या मतलब? हमीद चौंक कर बोला। वो जुड़वा भाई नहीं है। खुद ज़हीर बुरी तरह परेशान है और वो वसूख के साथ ये भी नहीं कह सकता कि उन दोनों में से उसका भाई कौन है। यही हाल घर के सारे अफराद का है। तो जनाब, एक पर दूसरे का मेकअप भी नहीं है, हमीद ने कहा। मैं अच्छी तरह जांच कर चुका हूँ। फरीदी फिर हंस पड़ा। शरारत, महज शरारत, उसने कहा। मगर हमारे महकमे के लिए एक मुस्तकिल दर्द सरी। बाखुदा, सगीर ने दुनिया भर की शरारतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ये दोनों एक साथ सफर किस तरह कर सके? उन्होंने एक साथ सफर हरगिज नहीं किया, लेकिन मैंने उनके पासपोर्ट देखे हैं, हमीद बोला। दोनों मिडगास्कर से एक ही तारीख को रवाना हुए थे। तो क्या हुआ? इससे ये बात कब जाहिर होती है कि उन्होंने एक ही जहाज पर सफर किया। उस तारीख को मिडगास्कर से 3 जहाज रवाना हुए थे। ज़हीर शाहिद साहब का क्या ख्याल है? हमीद ने पूछा। वो करीब करीब पागल हो चुका है। वही नहीं बल्कि घर का हर फर्द। साहबजादे मिडगास्कर से इसलिए बुलाए गए थे कि उनकी शादी कर दी जाए। लड़की घर ही की है, उसके मरहूम चचा की लड़की। ये हजरत मिडगास्कर में क्या करते थे? सोने और चांदी की कई कानों का हिस्सेदार है। काफी दौलतमंद आदमी है और ये दौलत खुद इसी की पैदा की हुई है। और मेरा ख्याल है कि वो अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा अपनी शरारतों की नजर कर देने का आदी है। तो इसे आप सचमुच शरारत ही समझते हैं? फिर और क्या समझूं? लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सदी की सबसे बड़ी और अजीब शरारत है। फरीदी खामोश हो गया, कुछ सोचता रहा, फिर खुद ब खुद हंस पड़ा। वो एक शरारत ही के सिलसिले में यहाँ भागा था। उसने कहा, 10 साल कबल की बात है कि इसके बड़े भाई ज़हीर शाहिद की शादी हुई। इस जालिम ने उसकी बीवी को हुजले अरूसी से गायब करा के किसी दूसरे के कमरे में पहुंचा दिया
और बीवी की जगह एक 60 साल बुढ़िया को बैठा दिया जो किराए पर हासिल की गई थी। मियाँ ज़हीर घूंघट उलटने से पहले बड़ी देर तक रुमानी किस्म के डायलॉग बोलते रहे। फिर जो घूंघट उल्टा है तो बस मजा आ गया। जब बात खुली तो सगीर के पीछे राइफल लेकर दौड़े। फिर सगीर को यहाँ से भागना पड़ा। ज़हीर हकीकतन उसे मार डालने पर तुल गया था। जाहिर है कि अब भी दोनों के ताल्लुकात कशीदा होंगे, हमीद ने कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं। शादी के लिए ज़हीर ने उसे बुलाया था। वो दोनों गुफ्तगू करते हुए ड्राइंग रूम में आए। फरीदी के बेडरूम में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। कमरे से वापसी पर उसने हमीद से कहा, ज़हीर शाहद का फोन था। क्या बात है? नईमा उन दोनों से लड़ पड़ी है। नईमा कौन? सगीर की मंगेतर, फरीदी हंसकर बोला। वो दोनों उससे शादी करना चाहते हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है। अगर इजाजत हो तो मैं उन दोनों को एक कर दूं। वो तो बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन दुश्वारी ये है कि खुद उसके घर वाले उसे शिनाख्त नहीं कर सकते। मगर दोनों की आवाजों में खफीफ सा इख्तलाफ है, हमीद बोला। मैंने भी महसूस किया है, फरीदी ने कहा, लेकिन ज़हीर उसके बावजूद भी उसे शिनाख्त नहीं कर सकता। दुनिया का 8वां अजूबा, हमीद बोला। अगर ये महज शरारत है तो इसके लिए वाकई बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी होगी, इसमें शक नहीं। इन पर कौन सी फर्द जुर्म आयद हो सकती है? हमीद ने पूछा। कोई भी नहीं, क्योंकि एक के खिलाफ दूसरे को कोई शिकायत नहीं, और इस वक्त तक तो कुछ किया ही नहीं जा सकता जब तक कि इस हरकत का मकसद ना जाहिर हो जाए। फिर आखिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, खासी तफरी रहेगी, फरीदी हंसकर बोला। अगर इन दोनों को यहाँ बुला कर रखा जाए तो क्या हर्ज है? ज़हीर शाहद आपका खासा गहरा दोस्त है, हमीद ने कहा। बख्शिए, आप तीनों मिलकर जिंदगी तल्ख कर देंगे, फरीदी ने कहा। आओ चलते हैं ज़हीर के यहाँ। अब यहाँ वहीं से तो आ रहे हैं। ब्लफ था, मैंने उसे सिर्फ फोन पर गुफ्तगू की थी, लेकिन अभी जो फोन आया है उस पर उसने मुझे घर आने की दावत दी है। हमीद तैयार हो गया। दोनों बाहर आए। मेरा ख्याल है कि यहाँ से जाने के बाद उन दोनों ने नईमा को छेड़ा होगा, फरीदी ने कहा। कैडीलॉक का रुख ज़हीर के घर की तरफ था, जो फरीदी की कोठी से आध मील के फासले पर रहा होगा। नईमा को क्यों छेड़ा होगा? हमीद ने सवाल किया। उसका जहन उन दोनों को तंग करने की हरकतें सोच रहा था। उन्होंने उससे कहा कि महकमा सुराख रसानी वालों ने भी इन्हें एक तस्लीम कर लिया है, लिहाजा अब शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट कोई मानी नहीं रखती। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि सगीर ने यह हरकत ही इसलिए की है कि उसकी शादी नईमा से ना हो सके, तो वो इनकार भी तो कर सकता था। जाहिर है कि ज़हीर साहब का दस्त नगर नहीं। ठीक है, वो ज़हीर का कहना टाल सकता है, लेकिन अपनी दादी का नहीं है। तो वो उनकी सुतेली ही दादी, लेकिन दोनों उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और डरते भी हैं। गालिबन ये उन्हीं की ख्वाहिश है कि सगीर की शादी नईमा से हो। नईमा काफी खूबसूरत होगी। क्यों? ये उसी से पूछकर बताऊंगा कि वो क्यों काफी खूबसूरत है, हमीद ने कहा। कैडीलॉक खान बहादुर ज़हीर की कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। उन्होंने खान बहादुर ज़हीर को देखा, जो बेचैनी से बरामदे में टहल रहा था। ये 40 साल का एक मतीन और संजीदा आदमी था। पेशानी से कुछ ऊपर थोड़े से बालों में सफेदी थी और एक पतली सी सफेद लहर पीछे की तरफ मुड़े हुए स्याह बालों में कुछ अजीब लगती थी। आंखों की ख्वाबनाक कैफियत उसकी नरम दिली की तरफ इशारा कर रही थी। फरीदी को देखकर वो कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुराया। यार, तुम भी बस कमाल ही करते हो, उसने कहा। उन भूतों ने तो अब जिंदगी अजीरन कर दी है। क्या हुआ? फरीदी ने पूछा। कहते हैं महकमा सुराख रसानी ने उन्हें एक तस्लीम कर लिया है। अगर मैं ये ना कहता तो कहता क्या? फरीदी हंसकर बोला। हम सब तंग आ गए हैं। आओ अंदर चलो। मुझे डर है कि कहीं दादी जान जूती लेकर दोनों पर पल ना पड़े। कल से कई बार धमका चुकी हैं। नईमा से क्या बातें हुई? क्या? अभी तक हो रही हैं। यार क्या बताऊं, कभी गुस्सा आता है और कभी हंसी। निकाल बाहर कीजिए, हमीद ने कहा।
किसे निकाल बाहर करूं? उनमें से एक यकीनन सगीर है और मैं वसूख के साथ कह नहीं सकता कि कौन है। शरारत की हद कर दी सूअर ने। ज़हीर रुक कर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मेरा ख्याल सही है, नईमा अभी तक उनसे उलझी हुई है। यार सुनो, तुम भेस वगैरह भी शानदार बदलते हो, कुछ बताओ, मेरी मदद करो। उनमें से किसी ने अपनी शक्ल तब्दील नहीं की है, फरीदी ने कहा। दोनों हम शक्ल हैं। फिर मैं क्या करूं? ज़हीर बेबसी से बोला। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? फरीदी ने कहा। 2-4 दिन तंग करके राह रास्त पर आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे महकमे वालों ने तो नाटका बंद कर रखा है। मुझे डर है कि कहीं ये दोनों हिरासत में ना ले लिए जाएं। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, कानूनन वो गिरफ्त में नहीं आते। क्या हम शक्ल और हम नाम होना जुर्म है? दोनों अलग अलग पासपोर्ट रखते हैं और कतई कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं। मुझे तुम्हारा भाई जीनियस मालूम होता है। इतनी शानदार शरारत शायद ही किसी ने की हो। वो लोग नशिस्त के कमरे में आए। फरीदी को देखकर हम शक्ल बेसाख्ता उछल पड़े और नईमा को मुखातिब करके बोली, ये लो, महकमा सुराख रसानी भी आ गया, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। फरीदी हंसने लगा। नईमा उसे शिकायत आमेज नजरों से देख रही थी। फरीदी साहब, हम शक्लों ने उससे कहा, खुदारा अपनी जुबान मुबारक से यहाँ भी मेरे मुतल्लिक इजहार ख्याल फरमा दीजिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। फरीदी ने हैरत से कहा, यही कि मैं एक हूँ। कतई एक हैं आप। महकमा सुराख रसानी इसे तस्लीम कर चुका है। आदाब। दोनों ने झुककर नईमा को सलाम किया। नईमा भुना कर उठी और पैर पटकती हुई कमरे से चली गई। उस पर दोनों ने कहका लगाया। नईमा ने अंदर जाकर दादी जान से ना जाने क्या कह दिया कि वो चिरागपा होकर सीधी नशिस्त के कमरे में चली आई। उनकी उम्र 60-70 के लगभग रही होगी। चेहरा शफाफ और बारोब था, लेकिन उस पर ममता की नरमी थी। क्यों कमाल मियां? उन्होंने फरीदी को मुखातिब किया। तुमने भी इन्हीं कमबख्तों के हाँ में हाँ मिला दी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप सब इतने परेशान क्यों हैं? फरीदी ने कहा। बस मियां बस, तुम भी जान जलाने आ गए हो। मैं इन नकुटुमों का मुंह झुलस दूंगी। दादी जान, दोनों हम शक्लों ने हाँक लगाई। आखिर आप अपने सगीर से इतनी बेजार क्यों हो गई हैं? सगीर, बाज आ जा अपनी हरकत से, मैं फिर समझाती हूँ, वरना जूतियों से तुम दोनों की खबर लूंगी। हाय, फिर वही दोनों। हम शक्लों ने बाकायदा अपना सर पीटना शुरू कर दिया। थपा थप थपा थप थपा थप। अगर हमीद और फरीदी आगे बढ़कर उन्हें पकड़ ना लेते तो ये सिलसिला न जाने कब तक जारी रहता। दादी जान उन्हें ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे बुलबुला कर रो पड़ेंगी। गुस्से के साथ ही साथ अगर बेबसी का एहसास भी हो जाए तो यही कैफियत होती है। ज़हीर हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में भी जिद हो जाने की आखिरी मंजिलें झलक रही थीं। मैं अभी चला जाऊंगा, दोनों ने रुहासी आवाज में कहा। हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दूर हो जाओ कमबख्तो। दादी जान जूती उतारने के लिए झुकी। हाय, फिर वही कमबख्तो। दोनों बोले, मार लीजिए मगर दिल ना दुखाइए। जाने भी दीजिए। फरीदी उनके और दादी जान के दरमियान में आ गया। फरीदी ने बदिक्कत तमाम दादी जान को समझा बुझा कर ड्राइंग रूम से रुखसत कर दिया। सगीर, मजाक की भी हद होती है। ज़हीर संजीदगी से बोला, मैं अभी इस मुल्क से तो नहीं जा सकता, लेकिन इस घर से जरूर चला जाऊंगा। दोनों ने बुरा मानकर कहा। यार तुम ही समझाओ। ज़हीर ने फरीदी को मुखातिब किया। अगर आपका मामला ना होता तो मैं समझा देता। क्या समझा देते? दोनों ने भोलेपन से पूछा। यही कि लोमड़ी साल में 30 अंडे देती है। 30.5। दोनों ने संजीदगी से कहा। मिडगास्कर की लोमड़ियां तो बाज़ औकात 31.5 भी दे डालती हैं। ये तो मुकद्दर की बात है। हमीद झंझला कर रह गया। वो सोच रहा था कि दुनिया में क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो उसका नाटका बंद कर सके,
बहरहाल वो खुद को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करने लगा। फरीदी उसका इरादा भाप गया था, इसलिए जल्दी से बोला, अच्छा भाई मैं तो चला। जब सगीर साहब को तुम लोगों की बेबसी का पूरा पूरा एहसास हो जाएगा तो मामलात खुद ब खुद एतदाल पर आ जाएंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा, दोनों ने फरीदी को रोक कर कहा। सगीर मियाँ, अभी बच्चे हो, फरीदी ने कहा और हमीद का हाथ पकड़कर चल पड़ा। बाहर पोर्टिको में नईमा दिखाई दी, जो एक आदमी से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रही थी। ये नौजवान और कबूल सूरत था, वज़ाक़ क़ता से स्पोर्टमैन भी मालूम होता था। फरीदी और हमीद को देखकर वो खामोश हो गई और वो नौजवान भी एक कदम पीछे हट गया। फरीदी ने नईमा की तरफ देखकर सर को खफीफ सी जंबिश दी और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। नईमा भी जवाबन मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट जानदार नहीं थी। नईमा ना बहुत खूबसूरत थी और ना उसे बदसूरत ही कहा जा सकता था। अलबत्ता उसकी आंखें खुमार आगीन जरूर थीं और गालिबन उसमें यही एक कशिश थी। लिबास के मामले में हल्के रंगों की दिलदादा थी। इस वक्त वो हल्के नारंगी दुपट्टे में खासी दिलकश लग रही थी। ये मर्द कौन था? हमीद ने पूछा। अख्तर, जहीर का प्राइवेट सेक्रेटरी और गालिबन दूर के रिश्तेदार का कोई अजीज भी। मैंने अमूमन इन दोनों को हमेशा साथ ही देखा है। फिर दोनों खामोशी से कैडिलॉक पर बैठ गए। होटल दी फ्रांस, हमीद ने इस अंदाज में कहा जैसे उसने किसी टैक्सी ड्राइवर को हदायत दी हो। अच्छा जी, हाँ मेरे सरकार, 6 बज रहे हैं। 6:30 बजे वहाँ एक शानदार प्रोग्राम है। मेरे पास वक्त नहीं है, फरीदी होंठ सकोड़ कर बोला। अच्छा तो उतर जाइए, गाड़ी से मैं तो जाऊंगा। तशरीफ ले जाइए। फरीदी ने कैडी रोक दी और खुद नीचे उतर गया। हमीद ने स्टीयरिंग संभाल लिया। पुरस्कार कत्ल।